नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरी वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे हैं, जिसका टोटल मैं 5 पार्ट करा चुका हूं। आज का हमारा रहेगा पार्ट नंबर 6वां। इससे पहले मैं बता दूं आप सभी लोगों को, मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मैं पुराने 5 पार्ट का पीडीएफ विथ आंसर डाल दिया हूँ, ताकि आप सभी लोगों को एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग रिवीजन अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, बोर्ड के बैठक के संदर्भ में सत्य कथन है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 6 माह में कम से कम एक बार। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 3 माह में कम से कम एक बार। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 12 माह में कम से कम एक बार। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 4 माह में कम से कम एक बार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 माह में कम से कम एक बार। अर्थात बोर्ड के जो बैठक है 3 माह में कम से कम एक बार कराना आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, बोर्ड के बैठक के संबंध में किस धारा में बताया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 42 ग। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा 42 घ। ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा 42 च। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 42 छ। अर्थात एक पहला प्रश्न हम लोग क्या देखें कि बोर्ड के बैठक के संदर्भ में सत्य कथन। अब इसको जो 3 माह में कम से कम एक बार होता है तो बता दिया गया है बैठक के बारे में, तो इसको किस धारा में बताया गया है उसको पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया धारा नंबर 42 का। और ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 42 घा। ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा नंबर 42 चा। और ऑप्शन नंबर डी दिया क्या चीज, धारा नंबर 42 छा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा नंबर 42 छा। अर्थात बोर्ड के बैठक के बारे में जितनी भी जानकारी है, जो हम लोग पहला प्रश्न में जो देखे हैं ना, क्या देखे कि इसके बैठक के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। तो हम लोग क्या देखे सत्य कथन में कि 3 माह में कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए। तो इसको किस धारा में उल्लेख किया गया है, इसके बारे में इसको पूछा गया है। तो धारा नंबर 42 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य विपणन विकास निधि के संदर्भ में किस धारा में उल्लेख है। क्या चीज है, राज्य विपणन विकास निधि। एक राज्य विपणन विकास क्या है, एक निधि है। ठीक है, तो इसके बारे में इस अधिनियम में किस धारा में बताया गया या फिर किस धारा में इसका उल्लेख किया गया है, ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 38। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 40। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 43। ऑप्शन नंबर डी दिया है धारा नंबर 44। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा नंबर 43। अर्थात धारा नंबर 43 में राज्य विपणन विकास निधि के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य विपणन विकास निधि से आशय है। पिछला प्रश्न हम लोग जान लिए कि राज्य विपणन विकास निधि के बारे में धारा 43 में बताया गया है। अब प्रश्न ए उठता है कि ये राज्य विपणन विकास निधि आखिर है क्या। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मंडी समिति द्वारा बोर्ड को प्रत्येक 2 माह में भुगतान की गई निधि। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मंडी समिति द्वारा बोर्ड को प्रत्येक 3 माह में भुगतान की गई निधि। और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मंडी समिति द्वारा बोर्ड को प्रत्येक 4 माह में भुगतान की गई निधि। ऑप्शन नंबर डी दिया गया मंडी समिति द्वारा बोर्ड को प्रत्येक 6 माह में भुगतान की गई निधि। इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मंडी समिति द्वारा बोर्ड को प्रत्येक 3 माह में जो निधि भुगतान की जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, राज्य विपणन विकास निधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से राज्य विपणन विकास निधि का व्यय किस प्रयोजन हेतु किया जा सकता है या फिर किस प्रयोजन हेतु किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मंडी सर्वेक्षण के लिए।
ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मंडी प्रांगण में गोदाम के सन्निर्माण हेतु। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बोर्ड के सदस्यों की यात्रा एवं भत्ते के हेतु। और ऑप्शन नंबर डी दिए गए उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अर्थात क्या चीज़ जी, मंडी सर्वेक्षण के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, मंडी प्रांगण में गोदाम के सन्निर्माण हेतु इसका प्रयोग किया जा सकता है, और बोर्ड के सदस्यों की यात्रा एवं भत्ते के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। मतलब जो राज्य विपणन विकास निधि जो मिलेगा उसका व्यय मतलब खर्चा, उसको किस किस चीज़ के लिए हम लोग व्यय कर सकते हैं। तो किस किस प्रयोजन के लिए कर सकते हैं। पहला क्या, किसके लिए, मंडी सर्वेक्षण के लिए। दूसरा किसके लिए, मंडी प्रांगण में गोदाम के सन्निर्माण के लिए। और तीसरा बोर्ड के सदस्यों के यात्रा एवं भत्तों के लिए। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इस अधिनियम के अधीन राज्य विपणन विकास निधि के व्यय के बारे में किस धारा में बताया गया है। अभी हम लोग देख तो लिए हैं कि हम लोग इसका व्यय किस किस प्रयोजन हेतु करेंगे, लेकिन इसके बारे में किस धारा में बताया गया है। भाई कोई भी अधिनियम रहता है उसमें धारा रहती है, वो उसी धारा के अंतर्गत जो भी डिटेल्स रहती है वो बताया जाता है। ठीक, अभी तो हम लोग पढ़ लिए पिछला प्रश्न में कि इसका व्यय किसका प्रयोजन हेतु किया जाता है, लेकिन इसका उल्लेख कहाँ पे है ना, उसी को पूछा गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 42, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 44, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 46, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धारा नंबर 48। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा नंबर 44। अर्थात इस अधिनियम के धारा नंबर 44 में राज्य विपणन विकास निधि के व्यय के बारे में जो भी जानकारी है उसको दिया गया है, फिर उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, राज्य विपणन विकास बोर्ड द्वारा उधार लेने की शक्ति के बारे में किस धारा में बताया गया है। क्या बताया गया है इसमें कि क्या पूछा गया है, राज्य विपणन विकास एक बोर्ड है, ठीक है, उस बोर्ड द्वारा फाइनेंशियली अगर कोई दिक्कत हो रही है ना, तो उसको लोग लिए वो क्या लेगा, लोन लेगा, उधार लेगा। ठीक है, तो उस उधार लेने के बारे में जो जो नियम होगी, जैसे कि वो किससे उधार लेगा और किसकी पूर्व अनुमति से लेगा और कैसे लेगा, है ना, इस सब के बारे में जितनी भी जानकारी है उसको किस धारा में बताया गया है, ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 41, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 43, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 45, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धारा नंबर 47। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा नंबर 45। अर्थात धारा नंबर 45 के अंतर्गत कोई भी राज्य विपणन विकास बोर्ड जो है उधार ले सकेगा, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोर्ड किससे उधार ले सकेगा। इसमें तो बता दिया धारा नंबर 45 में कि उधार लेगा। ठीक, अब इसी धारा नंबर 45 में इस सब के बारे में जानकारी रहेगा कि बोर्ड किससे उधार लेगा, किसके पूर्व अनुमति से उधार लेगा, ये सब चीज किसमें बताया गया होगा, धारा नंबर 45 में। तो इसी धारा के अंतर्गत ये अगला प्रश्न है, क्या चीज है, बोर्ड किससे उधार ले सकेगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राज्य सरकार से, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है केंद्र सरकार से, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है रिजर्व बैंक से, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जिला सहकारी बैंक से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार से। अर्थात कोई भी जो बोर्ड, कौन सा बोर्ड, राज्य विपणन विकास बोर्ड, राज्य सरकार से उधार ले सकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोर्ड को उधार लेने के लिए किसकी पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अध्यक्ष, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है प्रबंध संचालक। मतलब क्या चीज जी, देखो धारा नंबर 45 में क्या बता दिया कि बोर्ड जो है उधार ले सकेगा, उसके बारे में बताया। ठीक, और उसी धारा में क्या पहले प्रश्न, इसके पहले पहले क्या प्रश्न देखे हम लोग कि बोर्ड उधार ले सकेगा, तो किससे उधार ले सकेगा उसके बारे में बताया कि राज्य सरकार से उधार ले सकेगा। ठीक है, और लेकिन अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया कि किसकी पूर्व अनुमोदन से, मतलब जो भी इस उधार लेने से उसको क्या चीज़ अनुमोदित कराना पड़ेगा किसी से, उसके बाद वो क्या लेगा, उधार लेगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया, संचालक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राज्य सरकार,
ऑप्शन नंबर सी दिए गए अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी दिए गए प्रबंध संचालक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार। अर्थात किसी बोर्ड को राज्य विपणन विकास बोर्ड को उधार लेने के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन लेना होगा, तभी वो उधार ले सकेगा, नहीं तो उधार नहीं ले सकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बोर्ड के कर्तव्य एवं कृत्यों का उल्लेख किस धारा में है। बोर्ड कहने का तात्पर्य क्या चीज़ है जी, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, राज्य विपणन विकास बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो राज्य विपणन विकास बोर्ड के जो भी कर्तव्य होंगे और जो भी कृत्य होंगे है उसके बारे में उल्लेख किस धारा में किया गया है, ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया धारा नंबर 44, ऑप्शन नंबर बी दिया गया धारा नंबर 46 और ऑप्शन नंबर सी दिए गए धारा नंबर 48 और ऑप्शन नंबर डी दिए गए धारा नंबर 50। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धारा नंबर 46। अर्थात धारा नंबर 46 में बोर्ड के जो भी कर्तव्य होंगे और जो भी कृत्य होंगे उसके बारे में पूरा डिटेल में उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे बोर्ड के कर्तव्य एवं कृत्यों के संबंध में सत्य कथन है। अभी अभी हम क्या पढ़े इसके जस्ट पहले प्रश्न में कि बोर्ड के कर्तव्य एवं कृत्यों के बारे में किस धारा में बताया गया है। ठीक, तो किस धारा में बताया गया है, धारा नंबर 46 में। अब उसी धारा में तो क्या चीज़ है, कर्तव्य एवं कृत्यों के बारे में कुछ कुछ जानकारी दी होगी, इसके कर्तव्य एवं इसके कृत्य क्या क्या होंगे, है ना। उसी के संदर्भ में एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कर्तव्य एवं कृत्यों के संबंध में सत्य कथन है, मतलब उसके कर्तव्य एवं कृत्य क्या क्या है। इसका कहने का मतलब वही है कि उसके कर्तव्य एवं कृत्य क्या क्या है, उसी को इसमें पूछा गया। सत्य कथन मतलब क्या चीज़, जो उसका कर्तव्य एवं कृत्य होगा उसी को हम उसको क्या बोलेंगे, इसके सत्य कथन है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिए गए हैं राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए विषयों पर सलाह देना, ये क्या चीज़ है, बोर्ड का कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी दिया गया कृषि मंडी समितियों का पर्यवेक्षण करना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया इस अधिनियम के अधीन नियम एवं उप नियमों के उपबंधों का को कार्यान्वित करना। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया उपरोक्त सभी। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देख, इसमें धारा नंबर 46 में क्या बोला गया है कि बोर्ड के कर्तव्य एवं कृत्यों के बारे में क्या है, उल्लेख। ठीक, तो उसी धारा में इस बोर्ड के कर्तव्य क्या क्या है और कृत्य क्या क्या है ना, तो मान लो अगर 6-7 जो भी होंगे इसके कर्तव्य एवं कृत्य उसी को दिया गया है। ठीक, तो उसी में से कुछ कुछ जो लाइन होगा, जैसे कि 6 कृत्य है, ठीक, मान लो 6 कर्तव्य है ना, उसमें से इसमें 3 कर्तव्य दे दिए गए, तो इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा या जो जो इसमें दिया गया है कथन, 3 कथन 4 कथन जो भी दिया गया है, इसमें से सत्य कथन कौन है। हो सकता है इसमें से एक जो है बोर्ड के कर्तव्य नहीं होंगे, है ना, हो सकता है तीनों इस बोर्ड के कर्तव्य एवं कृत्य हो सकते हैं, है ना। उसी के बारे में पूछा गया है कि इसमें से सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अर्थात उपरोक्त सभी जो है बोर्ड के कर्तव्य एवं कृत्य के अंतर्गत आते हैं धारा नंबर 46 के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य विपणन विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के शक्तियों के संदर्भ में किस धारा में उल्लेख है। अर्थात राज्य विपणन विकास बोर्ड के जो भी अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे उसको जो जो शक्तियाँ प्राप्त है ना, उसके बारे में उल्लेख किस धारा में किया गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 42, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 45, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 43 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 47। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धारा नंबर 47। ठीक है, चलो फिर देखते हैं अगला प्रश्न। इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के वार्षिक लेखे और तुलन पत्रक कौन तैयार करता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है प्रबंध संचालक, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सचिव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रबंध संचालक। जो भी इस बोर्ड का प्रबंध संचालक होगा वो इस बोर्ड के वार्षिक लेखा और तुलन पत्र तैयार करता है। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है इस अधिनियम के अधीन राज्य विपणन विकास निधि कहाँ जमा किए जा सकेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है डाकघर में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सहकारी बैंक,
जो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के धारा 11 के सब क्लॉज 1 के प्रावधानों का पालन करती है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पात्र बैंकों में, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात राज्य के राज्य विपणन विकास निधि जो मिलेगा उसको कहीं ना कहीं जमा करना तो पड़ेगा ना भाई, है ना। तो उसको कहाँ जमा करेंगे, इसको यहाँ पे पूछा गया है। तो कहाँ कर सकते हैं हम लोग जमा? पहला कहाँ कर सकते हैं जमा? डाकघर में। दूसरा कहाँ कहाँ कर सकते हैं जमा? सहकारी बैंक। जो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के धारा, इसको याद रखना, 11(1) के प्रावधानों का पालन करती है। और ऑप्शन नंबर सी कहाँ कर सकते हैं? राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए पात्र बैंकों में। ठीक है, देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है क्या चीज, संचालक कृषि विपणन की नियुक्ति के संबंध में किस धारा में उल्लेख किया गया है। अर्थात देखो इसमें क्या दिया गया, संचालक कृषि विपणन, ये पूरा एक ही है। ठीक है, संचालक कृषि विपणन की नियुक्ति होती है इस अधिनियम के अंतर्गत, है ना। उसको किस धारा में बताया गया, ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया धारा नंबर 45, ऑप्शन नंबर बी दिया गया धारा नंबर 46 का, ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा नंबर 46, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 47 का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा नंबर 47 का, अर्थात संचालक कृषि विपणन की नियुक्ति जो है धारा नंबर 47 का में इसके बारे में बताया गया है कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा, कैसे रहेगा, इस सब चीज़ के बारे में पूरा डिटेल धारा नंबर 47 का में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है संचालक कृषि विपणन की नियुक्ति कौन करता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कलेक्टर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सचिव, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार। राज्य सरकार जो है संचालक कृषि विपणन की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संचालक कृषि विपणन की शक्तियों एवं कार्य के संबंध में सत्य कथन है। अर्थात संचालक कृषि विपणन जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है उसके कार्य भी तो होंगे ना भाई, उसके शक्तियाँ भी होंगे ना भाई। तो उसकी शक्तियाँ और कार्य क्या क्या है उसी को इसमें पूछा गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर एक दिया गया है मंडी समिति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए पद सृजन की स्वीकृति देना, मंडी समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की त्याग पत्र की स्वीकृति देना, ऑप्शन नंबर सी दिया गया समिति की बजट की स्वीकृति देना, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है चक्री विपणन विकास निधि का उल्लेख किस धारा में है। अर्थात चक्री विपणन विकास निधि यह भी एक निधि होती है, इसका उल्लेख किस धारा में किया गया ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 47 का, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 47 का, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 45 का, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धारा नंबर 45 का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा नंबर 47 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं चक्री विपणन विकास निधि का संधारित कौन करता है। अर्थात इसका निर्माण कौन करता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मंडी बोर्ड, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संचालक। अर्थात जो संचालक होंगे बोर्ड के वह चक्री विपणन विकास निधि का संधारित कर सकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है चक्री विपणन विकास निधि में मंडी शुल्क तथा लाइसेंस शुल्क से प्राप्त आय के कितने प्रतिशत राशि को अंशदान किया जा सकता है या फिर किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 10%, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 25%, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 33%, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 50%। देखो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, चक्री विपणन विकास निधि में
जो मंडी शुल्क प्राप्त होते हैं और लाइसेंस शुल्क प्राप्त होते हैं ना, उसका कुछ कुछ प्रतिशत इसमें अंशदान देना पड़ता है। तो कितना प्रतिशत अंशदान देना पड़ेगा इसके बारे में इसमें पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है 10%, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है 25%, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया है 33% और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है 50%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10% अर्थात मंडी शुल्क तथा लाइसेंस शुल्क से प्राप्त आय होंगे है ना, उसके 10% जो राशि होगी उसको चक्रवृद्धि विकास निधि में क्या किया जाएगा, अंशदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे आज के MCQ नंबर पार्ट 6 के पूरा 20 क्वेश्चन। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को और मोटिवेशनल मिले कि मेरा वीडियो जो है, मेरा कंटेंट जो आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे को समझ में आएगा कि हाँ भाई, कि लोगों को, मेरे साथियों को, मेरे दोस्तों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। और एक और खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए, इस MCQ के ख़त्म होने के जस्ट बाद ही मैं जो CGPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए MCQs की सीरीज ला रहा हूँ। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। इसका मैं लगभग 1-2 दिन में ख़त्म करा दूंगा, क्योंकि देखो अभी हो क्या रहा है, एग्ज़ाम की जो डेट है वो ना फटाफट अपडेट हो रहे हैं। जैसे कि अभी JEE का हुआ और AE का हुआ है ना, और अभी मैं और देखा हूँ ग्रामीण विस्तारक अधिकारी का भी हो रहा है ना, तो हो सकता है इसका भी जल्दी से जल्दी आ जाए। इसी कारण मैं इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकें। ठीक है, तो फिर हो सके तो आप लोग जल्दी से जाइए मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें एक एक अपडेट आता रहता है और इसके साथ साथ जो भी मैं MCQ बना रहा हूँ उसका PDF विथ आंसर डाल दिया, ताकि आप लोगों को आसानी हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।